नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर अब पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि शुभदीप सिंह सिद्धू की हत्या के जांच के लिए अब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। इसके अलावा भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम करने के फैसले की भी जांच के आदेश दिए हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि इस मामले में एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी को शिमला बाईपास नया गांव चौकी इलाके में हिरासत में लिया गया और मिली जानकारी के अनुसार आरोपी हेमकुंड यात्रा में अपने सहयोगियों के साथ निकला था। और बीते दिनों पुणे से गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद जुन्नैद की जड़ें तलाशने के लिए जुटी महाराष्ट्र एटीएस की टीम 3 दिन से जम्मू और कश्मीर में है। महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के 12 अधिकारियों की टीम है जो जम्मू कश्मीर में आतंकी जुनैद के जम्मू कश्मीर के लिंक और उसके आकाओं की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच एटीएस ने 28 साल के जुनैद को पुणे से गिरफ्तार किया था और एटीएस को आतंकवादी संगठन लश्कर के साथ उसके संबंध के बारे में कुछ और लिंक मिले हैं। इसी के तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं और एटीएस सूत्रों के मुताबिक जुनैद सोशल मीडिया पर युवाओं को चुनता था, युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें आतंकी संगठनों में रिक्रूट करने का काम जुनैद करता था और उसी के बैंक अकाउंट में जम्मू कश्मीर से पैसे भी ट्रांसफर हो रहे थे। जुनैद की गिरफ्तारी के बाद अब एटीएस ने जुनैद के परिवार वालों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं और जुनैद ने अपने बयान में बताया था कि इसके 3 आका हैं जो जम्मू में रहते हैं, जिनके निर्देशों पर वो पालन करता है और अब एटीएस इन्हीं आकाओं को तलाश करने के लिए जम्मू कश्मीर में डेरा डाले हुए है। इन 3 आकाओं की तलाश के लिए एटीएस के 12 अधिकारी हैं जो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। और इस बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर वाराणसी की जिला जज की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दलीलें रखी गई और मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों में पूरे मामले को खारिज करने की बात करता रहा। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं के दावे पर आपत्तियां भी जताई हैं और कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को 4 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 26 मई को भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें दी गई थीं जिसमें केस को रफा दफा किए जाने की बात की गई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करने के साथ ही ये मांग उठाई थी और साथ ही दावा किया था कि ज्ञानव्यापी परिसर में शिवलिंग नहीं बल्कि वजू खाने का फव्वारा है। इसके अलावा अदालत में इस दौरान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी चर्चा हुई। और इस बीच मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, जहां पर आज ही के दिन मोदी सरकार के ये 8 साल पूरे हुए और 30 मई को नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ भी ली थी। और आपको बता दें कि इसी दौरान देश के कई राज्यों में विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि उनके कार्यों में हमें इनोवेशन दिखाई पड़ता है और इसी इनोवेशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नमो ऐप के तहत माइक्रोसाइट पर एक मॉड्यूल खड़ा किया गया है जो कि काफी दिलचस्प भी है और जानकारी और एविएशन से युक्त है। उन्होंने आगे कहा कि देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज देश मोदी सरकार के 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को भी मना रहा है। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण ये मोदी सरकार के काम करने का तरीका है, ये मोदी सरकार की आत्मा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना की वैश्विक स्तर पर सराहना भी हुई है क्योंकि कोरोना संकट में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के साथ साथ आर्थिक मामलों को भी किसी देश ने हल किया तो वो भारत है। 2 साल से करीब 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जा रहा है। साथ ही जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों के रूप में अब तक 10 किश्तें दे दी हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च भी किए जा चुके हैं।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब शिमला जाएंगे, जहां वो शिमला के रिज मैदान से 11वीं किस्त जारी करेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 के तहत देश भर में बच्चों के बीच प्रमाण पत्र और सुविधाओं का वितरण किया। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना के चलते अपने माता या पिता को खो दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उन सभी बच्चों को एक भावुक चिट्ठी लिखी और पीएम नरेंद्र मोदी ने इस चिट्ठी में अब से 100 साल पहले आई महामारी से जुड़ी अपनी निजी व्यथा का जिक्र किया। पीएम मोदी के मुताबिक उनका परिवार भी उस महामारी के दर्द और त्रासदी से गुजर चुका है। पीएम मोदी ने इस बात का उल्लेख करते हुए जिक्र किया कि चिट्ठी में लिखा है कि 100 साल पहले आई महामारी के चलते उनके नानी की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने ये भी लिखा कि उस समय उनकी मां इतनी छोटी थी कि उन्हें अपनी मां की शक्ल तक याद नहीं। अपनी मां के बारे में पीएम ने पत्र में लिखा कि उनका पूरा जीवन अपनी मां के आंचल की ममता के बिना, मां की कमी के साथ ही गुजरा है। पीएम मोदी ने आगे ये भी लिखा कि बहुत मुश्किलों से उनकी मां का पालन पोषण हुआ और अपनी मां के जीवन संघर्षों का उदाहरण देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बताया है कि कोरोना में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के मन की व्यथा और अंतर्मन का दर्द वो भली भांति समझ सकते हैं। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने यूपी से राज्यसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से 6 नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जबकि 2 नामों को लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जल्दी ही इन नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही ब्रजेश पाठक ने राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बाकी बचे 2 नाम नामांकन की अंतिम तिथि से पहले पता चल जाएंगे। दरअसल यूपी में विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी 8 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि रविवार को आई सूची में पार्टी की ओर से अभी तक सिर्फ 6 नामों का ही ऐलान किया गया है। इनमें से पूर्व बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल का नाम शामिल है और इनके अलावा सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव को भी राज्यसभा में उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही साथ 2 और नामों को लेकर भी बीजेपी में फिलहाल मंथन चल रहा है, क्योंकि 31 मई को राज्यसभा नामांकन की अंतिम तारीख है और डिप्टी सीएम की माने तो जल्द ही इन 2 नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो वहीं अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरते हुए वरुण गांधी नजर आए। साथ ही वरुण गांधी ने मंच से जनता को संबोधन किया और कहा कि क्रांतिकारियों को याद करते हुए राशन कार्ड पर सरकार को वरुण गांधी ने घेरा है। इसके साथ ही पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई की बात करते हुए नजर आए और अपनी सरकार के खिलाफ उठती आवाजों पर मुकदमे कर उनके ऊपर दबाव डालने का भी आरोप लगाया गया। वरुण गांधी ने यहाँ कहा है कि हम लोग कब तक शांत और मौन रहेंगे, हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें गलत तरीके से लोगों के राशन कार्ड नहीं कट रहे हों। 50 लाख पात्र लोगों के राशन कार्ड कट चुके हैं और आपने देखा होगा कि मैं अकेला व्यक्ति था जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई। अगले ही दिन यूपी सरकार को कहना पड़ा कि नहीं भाई, हम प्रक्रिया नहीं बदलेंगे, जैसी थी वैसी ही रहेगी और अभी तक पूरे देश को मिलाकर 26 पेपर लीक हो चुके हैं। अभी हाल ही में बिहार में भी यूपीएससी का पेपर लीक हुआ था और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उन लीक कराने वाले माफियाओं पर कार्रवाई हुई है? आर्मी में 18 से 21 वर्ष की आयु सीमा में भर्ती होती है और आज पूरे देश में भर्ती के लिए 1 करोड़ 60 लाख पद रिक्त पड़े हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची रविवार को जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस सूची में उत्तर प्रदेश के 3 नेताओं को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। हालांकि यूपी विधानसभा में पार्टी के पास केवल 2 विधायक हैं। कांग्रेस के पास यूपी में केवल 2 विधायक हैं और यहां पर प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से आराधना मिश्रा मोना और महाराजगंज जिले की फरेंदा सीट से वीरेंद्र चौधरी विधायक हैं। लेकिन पार्टी ने यूपी के 3 नेताओं के नाम
का ऐलान कर दिया, जिन्हें पार्टी राज्यसभा भेजेगी। पार्टी ने राजीव शुक्ला, इमरान प्रतापगढ़ी और प्रमोद तिवारी के नाम का ऐलान किया है। साथ ही साथ राज्यसभा के घोषित किए गए उम्मीदवारों में 2 नेता इमरान प्रतापगढ़ी और प्रमोद तिवारी यूपी के प्रतापगढ़ से हैं, कि पहले भी राज्यसभा सांसद रहे राजीव शुक्ला कानपुर से आते हैं। हालांकि पार्टी ने राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ से, इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से और प्रमोद तिवारी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। और इस बीच भारतीय किसान यूनियन की 2 फाड़ होने के बाद मुजफ्फरनगर में गांव काकड़ा में बलियान खाप की ओर से प्रस्तावित किसान मजदूर पंचायत का आयोजन किया गया। साथ ही किसान मजदूर पंचायत में विभिन्न खाप के चौधरियों और संगठनों के लोग भी शामिल हुए हैं और सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ किसानों की समस्याओं को लेकर भी खाप चौधरियों ने 8 प्रस्ताव पास किए। आपको बता दें कि बालियान खाप की इस पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मंच से यूपी सरकार और केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए एक बार फिर से आंदोलन देने की धमकी दी है। तो वहीं बालियान खेप के चौधरी नरेश टिकैत ने भी योगी सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि अगर गांव में बिजली नहीं मिली तो शहर की सप्लाई भी रोकी जाएगी और किसानों के खेत में जिस तरीके की हर सामने आ रही है उसको लेकर एक बार फिर से आंदोलन किया जा सकेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर के लिए रुक रहे हैं। फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फतेहपुर में बाग में युवती का शव मिला है। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बाग में एक युवती का शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों का हुजूम घटनास्थल पर मौजूद है। साथ ही पुलिस भी घटना की सूचना पाते ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। फिलहाल शव का शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। युवती बोहारा गांव की निवासी बताई गई है और युवती अब पुलिस की तैयारी कर रही थी, पुलिस के एग्जाम की और पुलिस भर्ती होना चाहती थी, लेकिन पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। युवती की मौत हो गई और मौत के कारणों का भी पता लगाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, जहानाबाद थाना क्षेत्र के मिर्जापुर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवती का शव बरामद हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में इस युवती का शव बरामद हुआ है और शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि जो ये युवती है पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है और जहानाबाद थाना क्षेत्र के मिर्जापुर की रहने वाली युवती बताई जा रही है और ये पूरा मामला इस वक्त विचाराधीन है। अब बाग में इस युवती का शव मिला है। फिलहाल मौके पर तमाम ग्रामीण भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं और घटनास्थल पर मौजूद हैं। ये एक बाग है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव मिला, जो कि बोहरा गांव की बताई जा रही है रहने वाली, और ये युवती पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी। लेकिन इसी बीच युवती की हत्या कर दी गई, उसका शव बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ही जो मौत है उसका जो कारण है वो पता चल सकेगा। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।